नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, कल हमने सीटेट 2025 के लिए तैयारी कल से हमने प्रारंभ कर दी है। तो कल हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास की पुस्तक का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 की तरफ चल रहे हैं और दूसरे चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपके सामने एनसीईआरटी की किताब का हूबहू वो पेज वो चैप्टर ला करके नहीं रख दूंगा, क्योंकि वो पढ़ने में आप भटक सकते हैं, उलझ सकते हैं। तो मैंने जिस नोट्स को पढ़ करके, ये मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, इनको पढ़ करके मैं 120 लाया था। तो मैं चाहता हूँ कि बस आपके लिए मैं पानी अलग कर दूँ और दूध अलग कर दूँ और मात्र आपके सामने मलाई आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो आप मेरे इस नोट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, बस इसी से आपका बढ़िया मार्क्स आ जाएगा सीटेट में। ठीक है दोस्तों, और इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अभी नंबर डाल दूंगा, तो आप उस नंबर पर मुझे नोट्स लिख करके भेज सकते हैं और मैं आपको ये नोट्स प्रदान कर दूंगा। चलते हैं। तो इसमें जो ये एक लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो आप यहाँ पर एक लिखा हुआ देख रहे हैं, ये टाइटल है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट्स वगैरह जो हैं, ये पॉइंट्स इसके जो हैं, ये इसके अंदर के पॉइंट्स हैं इन। हाँ, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इसका जवाब है अपने पास कि पहला कारण ये। अच्छा, आरंभिक मानव के बारे में आपने कल पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। तो यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार पहले वीडियो को अवश्य देखें। तो आरंभिक मानव इधर उधर इसलिए घूमते थे कि पहला कारण ये था कि यदि वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि ये लोग जो है खाद्य संग्राहक थे, ये लोग शिकार करते थे, ये लोग आखेटक थे, आखेट क्रिया करते थे, तो शिकार करते थे। तो ऐसे में क्या होता था, एक ही जंगल में अगर एक ही जगह पर रहते थे तो हिरण ही है तो हिरण को ही मारने लग जाएंगे, 10 दिन मारेंगे, 20 दिन मारेंगे, फिर हिरण की संख्या कम हो जाएगी। तो फिर इन्हीं लोगों पे आफत हो जाएगा कि खाएंगे कहाँ से। अगर एक ही वृक्ष के फल तोड़ लेंगे बार बार तो इन्हीं पर आफत आ जाएगा कि फिर ये कहाँ से खाएंगे अब कंदमूल, फल इत्यादि। तो इसी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे भोजन की तलाश में। दूसरा कि हिरण और मवेशी जानवरों के शिकार करने के लिए, ठीक है। तीसरा, उपयुक्त मौसम के अनुसार फल फूल की तलाश में, क्योंकि कई क्षेत्र में उस मौसम के अनुसार फल और फूल उगते हैं। तो हर क्षेत्र में हर मौसम में एक ही फल फूल तो उगते नहीं हैं। तो जिस क्षेत्र में जिस फल या फूल उपज हेतु जो मौसम उपयुक्त होता है, ये लोग उस मौसम में उस क्षेत्र में उस फल फूल को पाने हेतु जाया करते थे। और तीसरा, पानी की तलाश में, चूँकि कभी कोई जगह ऐसा होता है जैसे मरुस्थल वगैरह में वर्षा नहीं होती है, तो ऐसे जगहों से इन्हें निकल करके बाहर की ओर जाना पड़ता था, जिधर झील वगैरह हो, जहाँ सर्वदा पानी रहता हो। अब दूसरा टॉपिक आ रहा है अपने सामने कि आरंभिक मानव के द्वारा प्रयोग किए गए औजार, कौन कौन से औजार वो लोग प्रयोग करते थे। तो देखिए उसके अंदर पॉइंट है कि पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार का प्रयोग करते थे, ठीक है। और फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। दोस्तों, आपसे वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि वो लोग जो है हड्डियों का औजार का, पत्थरों का, लकड़ियों का क्यों प्रयोग करते थे, किन किन चीज़ों में। तो वहाँ आपके सामने ऑप्शन होगा और एक इन 3-4 में से ऑप्शन में से भी हो सकता है कि हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों के छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए, ठीक है। तीसरा कि हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे ताकि ये लोग जंगली जानवर से स्वयं की रक्षा कर सकें और शिकार कर सकें। और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पर अब चलते हैं, तीसरे टॉपिक पर, कुछ प्रसिद्ध पुरास्थलों की जानकारी। दोस्तों, अब पुरास्थल क्या है जानते हैं। पुरातत्वविद के बारे में आपने कल जाना था, आज आप पुरास्थल के बारे में जानिए कि वे स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, वे पुरास्थल कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों।
अगला कहता है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। यहाँ लोगों को बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। इसने पूछा है कि कुछ पुरास्थल के बारे में। तो इस पुरास्थल में जो है दोस्तों कि भीमबेटका नामक एक जगह है जो अभी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और यहाँ पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। ये प्रश्न कई बार सीटेट में आया है और वो आपसे बार बार पूछता है कि गुफाएं व कंदराएं किस पुरास्थल से मिली हैं। तो वहाँ ऑप्शन में भीमबेटका होगा, आपने उस पर टिक करना है। ये बार बार आने वाला प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि यहाँ लोग क्यों रहते थे। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन बार बार रहता है जानवरों से रक्षा करने के लिए। नहीं दोस्तों, वो बारिश और धूप और हवाओं से राहत उन्हें मिलती थी, इसलिए रहते थे। दूसरा कि शैल चित्रकला उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें दीवार पर जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है। पूछेगा दीवार पर जंगली जानवरों का चित्रण कहाँ किया गया है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन में टिक लगाएंगे मध्य प्रदेश की गुफा में या उत्तर प्रदेश की गुफा में, ठीक है। और शैल चित्रकला कहाँ पाई जाती है, तो भी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ये बार बार आने वाले प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको नोट्स में निम्नांकित किया है। कुरनूल के गुफा में आग के राख के अवशेष मिले हैं। किस पुरास्थल से आग के राख के अवशेष मिले हैं, तो आपने टिक कर देना है दोस्तों कि कुरनूल के गुफा में आग के राख के अवशेष मिले हैं, क्योंकि ये कुरनूल जो है, कुरनूल ये आपके आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है, और यहीं राख के अवशेष मिले थे। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों एवं जले हुए अनाज के दानों का अवशेष कश्मीर एवं पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये आपसे पूछेगा कि जले हुए अनाज और दानों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपने टिक करना है कश्मीर एवं पूर्वी दक्षिण भारत में, ठीक है। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, इसलिए इनको मैंने इंपोर्टेंट में टिक किया है। बुर्ज होम जो कि अभी कश्मीर में है, यहाँ गर्तावास घर का निशान है। गर्तवास होता है जहाँ गड्ढे के नीचे घर पाए जाते, तो गड्ढे के नीचे यहाँ घर पाया जाता था दोस्तों, ठीक है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ पर जो है घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आग के अवशेष मिले हैं। इससे यह प्रमाण मिलता है कि ये लोग मौसम के अनुसार, जैसे जब ज़्यादा गर्मी होती होगी तो घर के बाहर खाना बना लेते होंगे, ठंडी होती होगी तो अंदर बना लेते होंगे, इसलिए वहाँ राख के अवशेष घर के बाहर और अंदर दोनों जगह मिले हैं। पाषाण कालों के बारे में रोचक तथ्य, एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि पाषाण कालों के बारे में रोचक तथ्य जानिए क्या क्या है। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा गया है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों का महत्व बताता है, ठीक है। तो पुरापाषाण तीन पाषाण काल बताएंगे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसको आप उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, पाषाण काल तीन है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। पुरापाषाण क्यों कहा, क्योंकि यह जो है पत्थर के औजारों का महत्व बताता है, इसलिए ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इसका समय जो है वह 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के समय को माना जाता है। ये प्रश्न भी बनता है कि पुरापाषाण काल के समय क्या है, तो 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक, ठीक है। अब जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए उसे मध्यकाल कहा जाता है। दोस्तों कई बार सीटेट ने यह प्रश्न पूछा है कि किस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुआ या पर्यावरणीय बदलाव काल किसे कहते हैं, तो वो मध्य पाषाण काल है, ठीक है। और इसका समय दोस्तों 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक है। इस समय जो है बदलाव ये हुआ पर्यावरण में कि सूखे स्थानों पर हरी हरी झाड़ियाँ, हरे हरे बड़े बड़े घास उगने लगे, जिससे हिरण, सुअर, बकरी, कुत्ते इत्यादि जैसे गाय, बैल इत्यादि जानवरों की वृद्धि हुई और फिर लोग भी पशुपालन में लगने लग गए, इसीलिए इसको पर्यावरणीय काल कहते हैं। इस काल में पाषाण औजार काफ़ी छोटे होते थे, इसलिए इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इसको मेसोलिथ नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो लघु पाषाण काल किसे कहते हैं दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में पाषाण के औजार छोटे होते थे। अब अंतिम काल जो है वह नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले से होती है। अब नवपाषाण काल में भी बहुत सारे बदलाव आए जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। नवपाषाण पुरास्थल से प्राप्त कुछ वस्तुएं। अब देखिए एक नया टॉपिक है। अब जैसे आपने पुरापाषाण स्थल में आपने कुरनूल को पढ़ा, भीमबेटका को पढ़ा, हुंसगी को पढ़ा, कोलडिहवा को पढ़ा, चिरांद, अब आप कुछ नवपाषाण स्थल में चलिए दोस्तों। और नवपाषाण पुरास्थल में जो है क्या होता है, नव पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं,
हैं। ठीक है, चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। आपसे पूछेगा कि चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा कब बना, तो आपने कहना है कि नवपाषाण काल में बना। ठीक है, कपास के पौधे भी उगाए जाने लगे थे और कपड़े भी बुनने लगे थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है नवपाषाण काल में। आपसे पूछेगा कि कपास की खेती किस काल में होने लगी थी, तो आपने लिखना है नवपाषाण काल। ठीक है, और दोस्तों आगे चलते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये भी नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, जो आपका अभी आया था जो उत्तर प्रदेश का नहीं, भीमबेटका जो था आपका मध्य प्रदेश का, और कुरनूल जो आपके आंध्र प्रदेश का था। तो ये दोस्तों ये सब पुरापाषाण स्थल थे। अब नवपाषाण स्थल में आता है मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। यहाँ हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। आपसे पूछेगा कि हिरण, सुअर और जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियां कहाँ प्राप्त हुई, तो आपने लिखना है कि मेहरगढ़ में। ठीक है, यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष हैं। दोस्तों आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर टिक कर लीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपको बताना है कि ये अवशेष जो हैं ये आपको मिले हैं दोस्तों, ये आपको जो मिले हैं वो मिले हैं। अब आगे चलते हैं, और आगे आपने देख लिया है यहाँ पर कि मेहरगढ़ के बारे में हम जान रहे हैं, और यहाँ कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, तो कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान किस नव स्थल पर रखे जाते थे, किस पुरा स्थल पर रखे जाते थे, तो वो मेहरगढ़ पे रखे जाते थे। ठीक है, यहाँ क्या होता था ना, ये लोग मृतक के साथ जो है यहाँ पर एक कब्र में वहाँ पर बकरी की हड्डी भी मिली। तो ऐसा माना जाता है कि इन यहाँ के लोगों की एक मान्यता थी कि ये लोग ऐसा कहते थे कि मृतक का जीवन जो है वह मरने के बाद भी होता है, इसीलिए परलोक में वह भोजन पानी करेगा, इसीलिए कब्र में उसके साथ जो है उसकी कुछ वस्तुएं ताकि वो उपयोग करें, और उसके साथ बकरी ताकि वो भोजन करें, और भी सामानें जो हैं सिक्के वगैरह डाल दिए जाते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों मेरे बनाए हुए खुद के PDF हैं। ये PDF आपको चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने इन्हीं PDF को बना करके पढ़ करके मैंने 120 अंक प्राप्त किए थे। तो आपको चाहिए तो अब मैं अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर ये PDF मांग सकते हैं, कल के क्लास का भी PDF मांग सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है। आपको NCERT के मूल किताब में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उलझेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। डायरेक्ट आप जो है मेरे इस नोट्स को पढ़िए और पक्का इस बार आपका सीटेट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। तब तक धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।